अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम रियासत और अवाम में खुशामदीद। मैं हूँ मारिया जैतून। नाजरीन, हुकूमत बदल चुकी है लेकिन रेलवे का निज़ाम अब तक ना बदल सका। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में रेलवे के अंदर ये नवा बड़ा हादसा था। सिंध में डहरकी के मकाम पर मिल्लत एक्सप्रेस की बोगियां पटरी से उतरकर मुखालिफ ट्रैक पर आ गई, जिसके 2 मिनट के बाद सर सैयद एक्सप्रेस की जो ट्रेन थी वो पहले से मौजूद गिरी हुई बोगियों से जाकर टकराई है, जिसके नतीजे में अब तक के अगर मैं आपके साथ तफसीलात शेयर करूं तो 50 से जायद अफराद जाम बहक हो चुके हैं और 100 से जायद इसमें जख्मी हो चुके हैं। लेकिन नाज़रीन, सवाल यहां पर यह है कि कोई इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। अगर हुकूमत की बात की जाए तो हुकूमत पुरानी हुकूमतों पर इसका मलबा डालती है और पुरानी हुकूमतें अभी की मौजूदा हुकूमत पर इसका तमाम मलबा डालती है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? नाज़रीन, इस प्रोग्राम में बात करेंगे। नाज़रीन, फेटफ के हवाले से हम बात करेंगे। आगे आने वाले दिनों में प्लेनरी मीटिंग होने वाली है 21 से 25 जून को, और उसमें क्या होने जा रहा है, पाकिस्तान का नाम आया कि ग्रे लिस्ट में रहेगा या निकाल दिया जाएगा, उस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके हवाले से नाज़रीन हम बात करेंगे बजट के ऊपर भी। 3 दिन बाद बजट आने वाला है। आया ये बजट अवाम दोस्त होगा या नहीं, इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद माशियात डॉक्टर वक़ार अहमद साहब, और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं अदील वड़ाइच, सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तज्ज़ियाकार भी। अदील, प्रोग्राम का आगाज मैं आपसे करूंगी। इतना बड़ा हादसा अदील पेश आता है, लेकिन होता क्या है कि जो लवाहिकीन है उनको कोई नहीं पूछ रहा, लेकिन हुकूमत और जो साबका हुकूमतें और जो अपोजिशन है वो एक दूसरे पर सिर्फ इल्जाम तराशी कर रही है कि तुम्हारी मौजूदगी में ऐसा हुआ, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ। कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार क्यों नहीं है? देखें मारिया, जब यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन में थी तो ये भी यही काम किया करती थी। ये भी यही कहा करती थी जी वजीर को रिजाइन कर देना चाहिए। अब वो अपना बदला ले रहे हैं। अपोजिशन वाले कह रहे हैं जी अब जो वजीर साहब हैं वो क्यों नहीं रिजाइन करते, अब इमरान खान साहब जो हैं वो क्यों नहीं ट्वीट करते। लेकिन ग्राउंड रियलिटी इसकी जानिब कोई नहीं देखता। अंग्रेज दौर का 150 साल पुराना निज़ाम, इससे भी ज्यादा का निज़ाम चला आ रहा है। कभी किसी ने इसको अपग्रेड करने की कोशिश नहीं की, और अपग्रेड करना तो दूर की बात, जो पटड़ी छोड़ के गया था, जो रूट अंग्रेज छोड़ के गया था, उसको भी हमने कितना अदा कर दिया है। अब इसका एक ही हल है, इसके अलावा इसका कोई हल नहीं है, और वो हल है मेन लाइन 1 ML1 मंसूबा। 1872 किलोमीटर तवील ये पटड़ी जो है ये नए सिरे से बिछेगी, डुअल होगी ये पटड़ी। ये नहीं है कि एक ट्रेन जब जा रही होती है तो उसके बाद एक को इंतजार करना पड़ता है। वो जो सिग्नल का एक बोसीदा निजाम है, फिर सर्वेलेंस का एक बोसीदा निजाम है। बहुत सारी चीजें तो ऐसी हैं जो अंग्रेज छोड़ के गया था उसी तरह चल रही हैं। हमारी जो पटड़ियां हैं ये 65 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ज्यादा ट्रेन को बर्दाश्त नहीं कर सकती। कुछ ऐसे पैचेस हैं जहां पर कोई थोड़ी सी स्पीड ज्यादा तेज हो जाती है, वहां पर ट्रेन डोलने लग पड़ती है। तो वो 100 के करीब जो है वो कहीं जाती है ट्रेन, तो उससे ज्यादा उसकी कैपेसिटी नहीं है। अब ये जो 6.8 अरब डॉलर्स की लागत से ML1 मंसूबा है, इस पर बड़ा फोकस है आसिम सलीम बाजवा साहब का भी, और ये चीन का असल में जो कहते हैं ना कि गेम चेंजर मंसूबा, जो CPEC है, CPEC के अंदर एक गेम चेंजर जो मंसूबा है, जो असल इसको गेम चेंजर बनाएगा वो ये ML1 होगा। इसमें एक तो चीन हमें इजाफी गारंटी के बगैर ये आसान शराइत पर लोन भी देगा 6.8 अरब डॉलर का। 7 से 9 साल के अरसे में इसे बनना है, और इसमें जब ट्रैक डबल हो जाएगा, हमारा ट्रैक जो है वल्नरेबल है, ट्रैक के कोई उसको नुकसान पहुंचा सकता है। वो सर्वेलेंस आप 24 घंटे तो कर नहीं सकते। 1872 किलोमीटर की लंबी लाइन है। इधर इस ट्रैक तक आम बंदे की एक्सेस खत्म हो जाएगी। जब वो एक्सेस खत्म होगी तो फाटक भी खत्म हो जाएंगे। ये फाटक खत्म होंगे, उसमें कोई अंडरपास बन जाएंगे, कोई ओवरहेड ब्रिज बन जाएंगे या जो भी है। तो इसके बाद जो सिग्नल का सिस्टम होगा इस मंसूबे के तहत, वो जदीद तरीन सिग्नल का सिस्टम होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम होगा। अभी क्या है, अभी बहुत सारी ज्यादातर जगहों पे है ही मैनुअल है, पुराना। बल्कि आज से चंद साल पहले तक तो वो उसमें जाकर वो दिया जलाना पड़ता था। तो अब भी ऑलमोस्ट उसी तरह का ही निजाम है बहरहाल। लेकिन ये है कि इसमें जो वजन उठाने की कैपेसिटी, असल में ये बहुत बड़ा मसला है। हमारी जो पटड़ियां हैं इनमें वजन उठाने की कैपेसिटी नहीं है।
पुरानी हमारा हो जो चुकी है, अदील। हमारा जो फ्रेट है ये क्यों रोड पे मुंतकिल हो चुका हुआ है? हमारी जो कार्गो है ये ट्रेन पे तो ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है, बहुत कम है दुनिया से अगर कंपेयर करें तो। उसकी रीजन ये है कि हमारी ये पटड़ियां, इनकी सलाहियत ही नहीं है। ये बयानबाजी करते रहे हमारे हुक्मरान, इन्होंने कभी तवज्जो ही नहीं दी। लेकिन ये चूंकि इस पे तकरीबन 6 से 7 अरब रुपया दरकार है, अब चीन से कर्जा मिलेगा, इसकी जो इसको डुअल किया जाएगा, उसकी सिक्योरिटी फीचर एनहांस किए जाएंगे, कमर्शियल एक्टिविटीज जो हैं। अभी आप किसी रेलवे स्टेशन पे चले जाएं, रेलवे स्टेशन जो है ऐसा होता है कि खंडर होता है और उसके अतराफ में भी खंडर का माहौल होता है। ठीक है। ये रेलवे स्टेशन जो हैं इनकी हालत बदल जाएगी। तो ये जो ना सिर्फ हमारी सड़कों से लोड जो है ये फ्रेट का रेलवे पे आ जाएगा, जो सफर है कराची से लाहौर के दरमियान ये 10 घंटे पे आ जाएगा, लाहौर से इस्लामाबाद के दरमियान जो सफर है ये तकरीबन 2 से 2.5 घंटे में आ जाएगा। स्पीड बढ़ जाएगी ना, 165 किलोमीटर पर आवर पे चली जाएगी। इसका हल, इन हादसों से बचने का हल सिर्फ ML1 है। और इस हवाले से अब आने वाले चंद हफ्तों महीनों में जो है ना इस पर आपको डेवलपमेंट होती नजर आ जाएंगी, क्योंकि इस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हादसों को रोकना मैं समझता हूं नामुमकिन है और इस पर ये बयानबाजियां होती रहेंगी। अदील, इस तरह के अफसोसनाक वाक़े आते ही रहते हैं और अल्लाह पाक से दुआ यही है कि इस तरह के वाक़यात पर हमारी जो हुकूमतें हैं वो उन पर कोई ध्यान दें और कुछ इम्प्लीमेंटेशन भी करें। अदील, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। फेटफ के हवाले से बहुत खबरें आ रही हैं और जिस तरह से एशिया पैसिफिक ग्रुप की भी एक रिपोर्ट हमारे सामने आई है, उसमें भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की कुछ रेटिंग है जो कि अप गई है और आगे आने वाले दिनों में इजलास भी होने जा रहा है 21 से 25 जून के दरमियान। अब आगे क्वेश्चन हमारा ये डॉक्टर साहब आपसे मेरा कि क्या इस जो आगे मीटिंग होने जा रही है इसमें आपको लगता है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलने की कोई उम्मीद नजर आ रही है आपको? आपने सही फरमाया अपने इब्तिदाइये में, और काफी जो है वो ब्राइट होप्स हैं, उम्मीद नजर आ रही है। 31 पॉइंट्स जो हैं, 31 ऐसी रिकमेंडेशंस जो फैटिफ ने दी थी वो पूरी हो चुकी हैं आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 40। टोटल 40 रिकमेंडेशंस थी, उनमें से 31 में आप या तो कंप्लायंट हैं या लार्जली कंप्लायंट ठहरे हैं। और मेरे ख्याल आपके पास टाइम है बहुत सारी चीज़ों को इस वक्त कंटेस्ट करने का, और फैटिफ में जो रिस्पेक्ट है और रिगार्ड है पाकिस्तान की एफर्ट्स का, वो ओवर टाइम जो है वो ग्रो कर रहा है। और टेक्निकल जो इश्यूज थे या जहां जहां जिन एरियाज में, जिन अदारों में टेक्निकल कैपेसिटी की कमी थी इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट जो फैटिफ की रिकमेंडेशंस थी, वहाँ पे भी टेक्निकल कैपेसिटीज जो हैं उनको ऑगमेंट किया गया है। और ये तमाम अदारे जो हैं दे हैव बीन ओपन टू विजिट्स ऑफ एशिया पैसिफिक ग्रुप, ICRG ग्रुप ने भी विजिट किया है। तो एक मुकम्मल ट्रांसपेरेंट तरीके से पाकिस्तान ने डेमोन्स्ट्रेट किया है जो उसकी कंप्लायंस की इंटेंट है। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ये असल में म्यूचुअल वैल्यूएशन रिपोर्ट जी, इसमें 40 पॉइंट्स हैं, उसमें से 31 पे अमल दरामद हो गया, सिफारिशात पे को टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से कहा जा रहा है जी को अलग से 27 हैं। ये कुल हैं कितने? क्या ये सिर्फ ये 40 ही हैं या इसके अलावा भी कोई ऐसे पॉइंट्स हैं? क्योंकि एक फिगर आता है 27 में से हमने 24 पे कंप्लायंस कर ली हुई है, फिर फिगर आता है जी 40 में से 31 पे कर ली है। असल ये माजरा आपके ख्याल में क्या है? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा अदील साहब, और मामला स्टार्ट जो है वो 27 से ही हुआ था, लेकिन उसके बाद जिस वक्त फैटिफ मिशंस जो थे उन्होंने विजिट किया पाकिस्तान को, तो उनकी जो लिस्ट ऑफ डिमांड्स थी वो पाकिस्तान से बढ़ गई और वो 27 से 40 रिकमेंडेशंस उन्होंने हमें थमा दी। और बहुत सारे दुनिया के ऐसे मुल्क हैं जिनके साथ ये ट्रीटमेंट फैटिफ की नहीं होती, और वो जो इनिशियल 27 थे उस पर भी हमने कंटेस्ट करने की कोशिश की कि जी बहुत सारे इवन जो हमारे पड़ोस में ममालिक हैं वो कौन सी ऐसी 27 शराइत पे फुली कंप्लायंट है। लेकिन नेचुरली इसके अंदर पॉलिटिक्स का भी बहुत अमल दखल है और पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक एफर्ट्स भी बहुत मेहनत करनी पड़ी है अपनी कंप्लायंस को प्रूव करने के लिए। लेकिन आपका पॉइंट जो है वो बड़ा अहम है। मैं इसमें सिर्फ एक डायमेंशन और ऐड करता चलूं कि पहले भी ऐसा यकीनन हुआ है कि पाकिस्तान जो है उसने फैटिफ को जो है वो कंप्लीटली कन्विंस किया और पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर आया था 2012 में।
लेकिन उस वक्त जो हुआ वो अब रिपीट नहीं होना चाहिए कि एक दफा अगर हम सक्सेसफुल हो जाते हैं तो उसके बाद हमें ऐसे मेजर्स लेने चाहिए कि लेकिन डॉक्टर साहब एक चीज क्लियर यहाँ पे ये नहीं है कि जिस तरह पहले हम 27 में से 24 पॉइंट्स हमने क्लियर भी किए, उसके बाद जब विजिट हुआ उनकी टीम का तो ये पॉइंट्स बढ़ा दिए गए जो कि 40 को एक्सीड हो गया। अब हमने फिर 31 भी कंप्लीट भी कर लिए हैं, तो क्या अब आगे हम मतलब ये उम्मीद रख सकते हैं कि ये मामला यहीं तक रुकेगा या फिर नेक्स्ट टाइम फिर कोई विजिट होता है तो फिर ये पॉइंट्स बढ़ा दिए जाते हैं और फिर हम उन्हीं को मीट करने लग जाएंगे और हम फिर से ग्रे लिस्ट में ही रहेंगे? जी, जो 27 से 40 की जो एक्सटेंशन थी वो बेसिकली 27 के अंदर ही सब पॉइंट्स थे जिनको ऑफ कोर्स ऐड करने की जरूरत थी। सो एसेंशियली वो जिस वक्त ज्यादा जब आमने सामने आप बैठते हैं तो फिर डेफिसिट्स का जाहिर है वो इदराक जो है उसकी समझ जो है वो ज्यादा होती है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इस स्टेज पे जहां पे पाकिस्तान इस वक्त डिप्लोमेटिकली खड़ा है वो एक बड़ी साउंड फुटिंग है, जहां पाकिस्तान का फाइनेंशियल सेक्टर खड़ा है, बैंकिंग सेक्टर खड़ा है। कोविड के दबाव के बावजूद आपने डेमोन्स्ट्रेट किया है कि आपके पास कैपेसिटीज हैं। फिर तीसरी लेवल पे आपने नए अदारे रेज किए हैं टू डेमोन्स्ट्रेट कि वो स्पेशल कैपेसिटीज जो सर्वेलेंस के लिए, फोरेंसिक ऑडिट के लिए, रिस्क बेस्ड असेसमेंट्स के लिए चाहिए होती हैं, वो आपने नए अदारे भी रेज किए हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, इस तमाम को अगर मैं आगे बढ़ाऊं, थोड़ा सा पाकिस्तान की इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट करूं, वो आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि फोर्ब्स की भी जो मैगजीन के अंदर जो एक रिपोर्ट आई है उसमें भी कहा गया है कि कोरोना के बावजूद भी पाकिस्तान में जो है ना मौशी इस्तेहकाम बहुत ज़्यादा है और पाकिस्तान ने मौशी पॉलिसियों में बहुत अच्छा भी बेहतरी भी आई है, तो जीडीपी ग्रोथ भी हमारी अच्छी हुई है। इस तमाम को आप किस तरह से लिंक करते हैं? क्या इस तमाम से अगर हम आगे आने वाले दिनों में देख सकते हैं कोई बेहतरी? जी, इसमें कोई शक नहीं, फोर्ब्स की रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है और इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि इवन इन मुश्किल हालात में भी एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, सर्विसेज सेक्टर में ग्रोथ जो है वो नज़र आ रही है। आपके फॉरेन इनफ्लोज जो हैं वो इम्प्रूव हुए हैं, रेमिटेंसेस बहुत इम्प्रूव हुई हैं। जो असल जो क्वेश्चन है, बॉटम लाइन, वो ये है कि इस ग्रोथ को नंबर एक सस्टेन कैसे रखना है और नंबर दो क्वालिटी ऑफ ग्रोथ को इंप्रूव कैसे करना है, क्योंकि ग्रोथ आपने जनरेट कर ली है। क्या अब इस ग्रोथ का असर जो है वो जॉब क्रिएशन पे भी जाएगा, नौकरियां भी क्रिएट होंगी, ये गरीब तबके के लिए क्या उस ग्रोथ के समरात नजर आएंगे या नहीं? यही मेरा आपसे अगला क्वेश्चन भी था कि आप जो ग्रोथ देख रहे हैं, जो हमारी मौशी पॉलिसियां बहुत बेहतरी की तरफ जा रही हैं, क्या ये आपको क्या लग रहा है, क्या ये सस्टेनेबल हैं और क्या इससे अवाम को रिलीफ मिल सकता है? जी, दो तीन फैक्टर्स है मेरा ख्याल है। एक तो कोविड जो है वो डिटरमिन करेगा, डिफाइन करेगा आपका ये वाला साल और अगला साल। जाहिर है फ्यूचर वेव्स की ऑलरेडी बात हो रही है, मेडिकल सॉल्यूशंस, वैक्सीनेशंस आप उतनी जल्दी तो रैंप अप नहीं कर सकते। ऑलरेडी एक सूबे में 4th वेव की बात हो रही है इस वक्त। तो अगर तो माइक्रो लॉकडाउन्स और ये स्मार्ट लॉकडाउन्स का सिलसिला अगर तो अगले साल भी एक्सटेंड होता है, फिर तो जाहिर है ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स जो हैं आपके कंजर्वेटिव रहेंगे। और मेरा ख्याल है जो 4.8 का ग्रोथ टारगेट रखा है गवर्नमेंट ने, ये उसको देखते हुए ही रखा है। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड एक दफा जिस वक्त आपके सिस्टम्स जो हैं वो इम्यून हो जाते हैं, आपके ऑफ कोर्स लेबर फोर्स जो है वो SOPs के अंदर ऑपरेट करना सीख जाती है, यू आर fully able to operate the industry, SMEs, तब मेरा ख्याल है कि ग्रोथ का फुल पोटेंशियल जो है आप रीच कर पाए। अदील, यहाँ पर मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह से भी डॉक्टर साहब ने बात की है कि सस्टेनेबल रहेगा तो ही आगे आवाम को भी इस सब में रिलीफ मिलेगा, लेकिन कोरोना के बावजूद भी हमने देखा तहरीक इंसाफ की पॉलिसीज काफ़ी अच्छी रही हैं। स्मार्ट लॉकडाउन जो है उसमें हमें देखा बहुत अच्छे स्टेप्स लिए गए हुकूमत की जानिब से। आप इस तमाम सारे मामले को किस तरह से देख रहे हैं? आपको क्या लग रहा है, क्या हम आगे जिस तरह 4th वेव की बात हो रही है तो क्या हम इसको सस्टेन कर सकेंगे? मारिया, मैं चूंकि आप डॉक्टर साहब से वो FATF पे बात कर रही थी और फिर इकोनॉमी पे बात आ गई, तो मैं इसके बाद FATF पे भी बात करना चाहूँगा। उससे मुतल्लिक खबर भी है मेरे पास। लेकिन देखें, ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से मुतल्लिक ये जो लोग ये कह रहे हैं ना कि देखें जी ये तो नंबर्स हैं, ये नंबर्स में नहीं जाना चाहिए, अवाम को क्या मिल रहा है। जब तनकीद करने की बारी आई थी, जब नेगेटिव ग्रोथ रेट की बारी आई थी, उस वक्त सारे ये ताने दे रहे थे, साल 1.5 साल ये ताना यही देते रहे कि देखें जी वो
क्या हालत कर दी है। अब जब वहां पर एक पॉजिटिव ट्रेंड नजर आया, वो जी नंबर्स पे ही नहीं जाना चाहिए। अच्छा, फिर मेरे ख्याल में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जी ये सिर्फ नंबर्स हैं, बल्कि बहुत सारी आप रिपोर्ट्स पढ़ें। अब तो गैर मुल्की इदारे जो है, फॉक्स के आप ये कोट कर रही हैं, अब तो गैर मुल्की इदारे इस पर लिख रहे हैं, पूरी दुनिया हैरान हो रही है। और इस पे मैं तो ये समझता हूँ कि इनकी ये भी कामयाबी है कि लोग तस्लीम करने को तैयार ही नहीं है कि आपने इतनी ये बेहतरी किस तरह ले आए। और ये जो मैं आपको एक बात बताऊं कि अपोजिशन की इस वक्त परेशानी है ना, जो ये सबसे बड़ी परेशानी इस वक्त ये है कि ये तो डिलीवर करने लग पड़े हैं, ये तो डिलीवर करते नजर आ रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है, महंगाई अपनी जगह मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं है कि आम आदमी को रिलीफ देना पड़ेगा, वोट आम आदमी ने देना है, सिर्फ नंबर्स देखकर नहीं देना। लेकिन इन नंबर्स के हवाले से मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि जब आप तनकीद करते थे उस वक्त आप इन नंबर्स की बात करते थे। अब जब एक चीज उन्होंने बेहतर करके दिखाई है तो आप कह रही हैं नंबर्स मैटर नहीं करते, तो आप अपना जो मायार रखा हुआ है उसके मुताबिक तो चलें। तो बाकी बात रहेगी कि अवाम को रिलीफ देने की। महंगाई मेरे ख्याल में ये अभी 2-3 दिन पहले शायद डॉक्टर साहब की भी नजर से वो FAO की रिपोर्ट गुजरी हो कि दुनिया भर में जो खाने पीने की अशिया जो हैं वो एक दहाई की जो हाईएस्ट जो रेंज है उस पर पहुंच गई हुई हैं। तो ये पूरी दुनिया का मसला है, इन्फ्लेशन यहाँ का। अब हमारा मसला ये है ना कि गन्ना यहाँ पैदा होता है, गंदम यहाँ पैदा होती है, तो हम कहते हैं जी ये अवाम को सस्ती क्यों नहीं मिल रही। लेकिन दूसरी साइड पे हम ये नहीं देखते कि 60% से ज्यादा आबादी जो देहातों में रहती है, वो जो किसान इसको काश्त कर रहा है, उसकी जो सपोर्ट प्राइस है जाहिर है वक्त के साथ वो भी बढ़नी है, उसको भी रिलीफ देना है। बिल्कुल। अब सब्सिडी कर्जे लेके दिए जा रहे थे माजी में, अब वो सब्सिडी नहीं दी जा रही, उधर से किसान को रिलीफ दिया जा रहा है, तो ये इंपैक्ट। फिर बाकी चीजें, कुछ चीजें हम इंपोर्ट करते थे, तो महंगाई मुझे नीचे आती नजर कोई नहीं आ रही। और महंगाई जब हो जाती है ना तो नीचे आया भी नहीं करती। और ये हर दौर का जाहिर है अवाम का ये मसला होता है। अच्छा दिल, आप ये कह रहे हैं कि अभी महंगाई नहीं डाउन नहीं होने वाली। महंगाई कैसे डाउन होगी? और उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं ना, उसमें बहुत सारे, हम मुर्गी की बात कर लें, पोल्ट्री फीड की बात कर लेते हैं, इसमें इंपोर्ट में फिर वो जो डॉलर्स के मसाइल, बहुत सारी हम ऐसी चीजें हैं जो हमारी जो फूड बास्केट की जो हैं वो हम बाहर से लेकर आते हैं, तो उसमें वो जो डॉलर्स का इम्पैक्ट जो आ चुका है और इसके अलावा जो दीगर इम्पैक्ट्स आ चुके हैं। तो महंगाई मैंने तो अपनी होश में नहीं देखा कि महंगाई हो जाने के बाद चीजें नीचे आई हो। एक आध चीज शायद नीचे आती नजर आ जाए, बाकी देखें अवाम को ये भी अवाम को रिलीफ है कि उनके लिए अपॉर्चुनिटीज पैदा होंगी जब उनको जब एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। इसके अलावा जब कहते हैं जी ये सीमेंट बिक रहा है, इससे क्या होगा? जब सीमेंट बिक रहा है तो जाहिर है आम आदमी को फायदा। अनएम्प्लॉयमेंट तो खत्म होगी ना दी? हाँ जी, ये मेरा यकीन है बिल्कुल होगी, क्योंकि जो स्टैटिस्टिक्स, जो रिपोर्ट्स, जो चीजें जो खास तौर पर जिस तरह मैंने ML1 की बात की इसी प्रोग्राम में, 1.5 लाख नौकरी तो सिर्फ ML1 में आ जाएगी। 1.5 लाख नौकरी तो सिर्फ ML1 मंसूबा, एक मंसूबा CPEC का मैं बता रहा हूं, आगे एक है। तो बाकी महंगाई उस तरह मुझे नीचे आती कोई नहीं नजर आ रहा। डॉक्टर साहब आपको क्या लग रहा है, क्या महंगाई नीचे आएगी और जो आने वाला बजट है उसमें आवाम के लिए कुछ रिलीफ होगा, आवाम दोस्त बजट होगा? जी मेरा ख्याल है थोड़ी सी क्रिएटिविटी की जरूरत है, और दुनिया में इकोनॉमिक मैनेजर्स जो हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्रीज जो हैं दूसरे मुल्कों की, हमें बिल्कुल इस बात का एतराफ़ करना चाहिए कि कुछ मुल्क हमारे से ज़्यादा क्रिएटिव भी रहे हैं इस मामले में, और वहाँ बिल्कुल फूड प्राइसेस जो हैं वो नीचे आई हैं, कंट्रोल किया है। उनकी गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स जो थे वो काफ़ी बेहतर थे। हमारे कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अभी जो रिपोर्ट दी है उसमें बाकायदा बताया है, और अदील साहब ठीक कह रहे, पोल्ट्री का ऑफकोर्स इशू है, उन्होंने पोल्ट्री सेक्टर पे भी बड़ी डिटेल्ड रिपोर्ट निकाली है कि वहाँ पे प्राइस कंट्रोल और कंज्यूमर वेलफेयर जो है वो कैसे इंक्रीज हो सकती है। आपकी अपनी जो JIT रिपोर्ट्स हैं PTI की, गवर्नमेंट ने जो कॉल इन की थी, वहाँ पे बाकायदा लिखा हुआ है कि ऐसे सप्लाई चेन में लोग जो प्रॉफिट्स, एबनॉर्मल प्रॉफिट्स कर रहे हैं, आप उनके प्रॉफिट्स को किस तरीके से मैनेज करके उनके प्रॉफिट्स को किसी हद तक जो है उसको कंट्रोल करके आप कीमतों को नीचे ला सकते हैं। फिर दूसरा चीज जो है वो भी अदील साहब ने ठीक बात की, इम्पोर्टेड जो एलिमेंट है, पिछले 10 माह के अंदर जो है आपकी फूड इंपोर्ट्स 54% इंक्रीज हो। ठीक है, यानी अब मेरा मुल्क जो है वो एक तकरीबन जो है उस तरफ जा रहा है कि आप नेट फूड इंपोर्टर बनने वाले हैं। आई थिंक ये वो सीरियस इश्यूज हैं जिनकी तरफ हमें तवज्जो देने की जरूरत है कि ऐसा क्यों हुआ कि रिकॉर्ड हाई जो है
वो 7 दिहाइयों के बाद जो है हम फूड इम्पोर्ट्स करने जा रहे हैं, और ट्रेड डेफिसिट के अंदर भी फूड इम्पोर्ट्स का रोल बहुत ज्यादा है। आई थिंक यहाँ पे हमें डिबेट करने की जरूरत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने प्रोग्राम को अपना टाइम दिया। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम है। ब्रेक के बाद अदील के पास फेटफ के हवाले से ब्रेकिंग है, उस पर भी बात करेंगे। आप लोगों ने हमारे साथ ही रहना है। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, इंतखाबी इस्लाहात पर बात कर रहे हैं। बहुत आजकल ये इस हवाले से खबरें गर्दिश में हैं। अपोजिशन का ये मानना है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की तरफ या इंटरनेट वोटिंग की तरफ नहीं जाना चाहिए। इसी हवाले से नून लीग ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी रुजू किया है कि ओवरसीज़ के हवाले से जो इंटरनेट वोटिंग का एक किया जा रहा है वो उस पर नहीं होना चाहिए। इस पर भी हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मौजूद है एतजाज एहसन साहब। उनसे ही बात करेंगे कि आया एतजाज साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर बताइएगा, ऑपोजिशन को प्रॉब्लम क्या है? क्यों इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की तरफ जाने से घबरा रहे हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा शोर तो ऑपोजिशन ही कर रही होती है कि हमारी वोटिंग में डिले आ गया, वोटिंग प्रोसेस सही नहीं है। तो अब जब हुकूमत जा रही है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की तरफ तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम असल में आपको मैं बताऊं, सिंपल ट्रस्ट की है, एतमाद की है। एतमाद कोई किसी पे करने को तैयार नहीं। अब अपोजिशन ये कहती है कि ईवीएम से तो रिगिंग जो है, धांधली, वो ज्यादा आसान हो जाएगी। जिस किसी ने ईवीएम का, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का कंप्यूटर प्रोग्राम करना है और उसको सेट करना है, वो अगर फॉर इंस्टेंस वो इस तरह फीड कर देता उसमें ये प्रोग्राम उसको कर देता है कि हर 10 वोट के बाद 2 वोट चले जाएंगे मुस्लिम लीग नवाज को। अब जिसने वो प्रोग्राम करना है उसमें एतबार नहीं। तो वो ये इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन इस्लाहात का मैं आपको बताऊं, मैंने बड़ा इलेक्शन लड़े हैं। 1970 की दहाई से लड़ रहा हूँ इलेक्शन, जीता भी हूँ, हारा भी हूँ। इसमें धांधली की बात, हमारे जो लॉज इस वक्त है बड़े टाइट है, अगर उन पर अमल दरामद हो। मसला यहाँ कवानीन का नहीं होता, अमल दरामद का होता। और ऑपोजिशन ये समझती है कि अगर ईवीएम आ गए तो ईवीएम के जरिए वो थोड़ा सा अपने बटन को आगे दबा के रखना है और हर 10 वोट के बाद 2 वोट एक पार्टी को जा रहे होंगे, उसके एडिशनल वोट बन रहे होंगे। हालांकि इसका आंसर है डबल वोटिंग सिस्टम, जो हमने बार काउंसिल से कराया हुआ है। बार काउंसिल में ये होता है, आप जाके अपना अंगूठा लगाते हैं तो वो अंगूठे को रिकॉग्नाइज करके स्क्रीन पे जो कैंडिडेट है, यानी जो बैलेट पेपर है, वो स्क्रीन पे आ जाता है। उस पे आप अपने बैलेट, अपने कैंडिडेट जिसको आपने वोट डालना है, उस पे अंगूठा लगा देते हैं। वो अंगूठे को रीड करता है फिर मशीन कि भैया ये दुरुस्त है, ये एतजाज एहसन का अंगूठा है, और वो वोट डाल देती है। लेकिन वो वोट 2 काम करती है उस बाद में। एक के ये वोट चला जाता है इलेक्ट्रॉनिकली मेरे खाते में। दूसरा काम उसी वक्त ये करती है कि एक बैलेट पेपर, वो प्रिंटेड बैलेट पेपर जिस तरह मैंने वोट डाला है, वो ले आती है बाहर और वो मुझे मेरे हाथ में आ जाता है। यानी मैं चेक कर सकता हूँ कि क्या वो वोट जो मैंने डाला है, मैंने अदील वड़ैच साहब को डाला है मिसाल के तौर पे, अब वो मैं चेक भी कर सकता हूँ कि मेरा वोट वाकई अदील वड़ैच को गया कि नहीं गया। ट्रेसेबल नहीं है। लेकिन इसमें एक बात है, अब देखो ना, हर चीज में कुछ ना कुछ
मनफी तो होता है। कबाहत ये है कि मेरा पार्टी का लीडर मुझे कहता है कि तुमने वोट डालना है और बैलेट पेपर जो नकल उसकी निकल के बाहर आएगी वो कागज तुम्हें मुझे ला के देना है कि मेरी तसल्ली हो जाए कि अदील वलायत को आपने वोट डाला है। और मैं रात कहता रहा हूँ कि जी मैं वोट डालूंगा, वो भी वलायत है, मैं भी वलायत हूँ, तो ये अपनी बिरादरी वाले को क्यों नहीं डालूंगा। पर वो सीक्रेसी ऑफ बैलेट फिर खराब हो सकती है। दुनिया सारी में अब ईवीएम चल रही है, इंडिया में ईवीएम चल रही है, पर ईवीएम के लिए एक प्रॉब्लम सिर्फ है, वो एतमाद की। एतजाज साहब, आपको ये मामला अदालतों में जाता दिखाई दे रहा है, क्योंकि इंटरनेट वोटिंग के हवाले से ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार के दौर में ये कह चुकी है कि उनको मिलना चाहिए ये राइट, और ईवीएम के हवाले से भी अगर सादा अक्सरियत से इलेक्शन एक्ट में सिर्फ तरमीम होनी है तो ऑर्डिनेंस भी आ गया है, सादा जो अक्सरियत से इसमें कोई लेजिस्लेशन हो जाती है और अपोजिशन इसके बावजूद नहीं मानती, तो उसके बाद ये मामला आपको कहां जाता दिखाई दे रहा है? देखिए, जब तो लॉ बन जाता है और अपोजिशन लॉ को नहीं तस्लीम करती तो इलेक्शन तो लॉ के मुताबिक होने हैं। मसला फिर भी यहाँ जो आता है, ये बड़ा दिलचस्प सवाल किया अदील ने, वो मसला यहाँ फिर भी जो आता है वो ये है कि लॉ कैसा बनता है। अगर आप ऑर्डिनेंस बनाते हैं तो ये अदालत ऐन मुमकिन है इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की अदालत हो, जो कि ये जो नेशनल असेंबली, कौमी असेंबली ऑफ पार्लियामेंट को काम ही नहीं करने देती थी। वो हर फैसला चौधरी साहब खुद कर रहे होते थे, 6 जजों को साथ बिठा के, 9 जजों को साथ बिठा के हर फैसला खुद कर रहे होते थे, हिदायत दे रहे होते थे कि कराची में क्या करना है। वो लंबी रायत थी, फलाम का इशू पे क्या करना है, लंबी हिदायत दे रहे थे पार्लियामेंट को, ये कानून बनाओ, वो नहीं बनाओ। अब इसमें जो कानून का मसला है वो ये है कि ऑर्डिनेंस भी एक कानून है, पर ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट ने नहीं बनाया हुआ और 4 महीने तक कानून होता है वो सिर्फ। बिल्कुल। अब अगर ऑर्डिनेंस के तहत आपने मैंने इलेक्शन कराए, हमने इलेक्शन कराए, वो लॉ है, वो बाकायदा लॉ है, पर अगर हमने उसके इलेक्शन ऑर्डिनेंस के तहत कराए जो एक टेम्पररी और आर्जी कानून, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको उड़ा देना। उन्होंने कहना है कि 5 साल की मियाद का इदारा आप एक ऐसे कानून की कूख से निकाल रहे हैं जिसकी अपनी उम्र सिर्फ 4 साल है। तो पार्लियामेंट पास करे लॉ, अगर लॉ करना है। अब पार्लियामेंट में इस पे कोई समझौता नहीं हो लगता मुझे होता, कोई आपस में कोई बामी तौर पे पार्लियामेंट करे ताकि सुप्रीम कोर्ट उसको स्ट्राइक, इलेक्शन को स्ट्राइक आउट करने के लिए उसको जवाब ना हो, क्योंकि हमारे जज बहुत आगे चले गए, बहुत हद से गुजर गए आगे। अब ये मतलब है कि 2 शराब की बोतलों पे सुओ मोटो लेने वाले जजेस हैं। हर एक चीज बिजनेस में अब हमारे जज साहबान समझते हैं कि इस पे हमारा हक है इंटरफियर करना, और हमसे ज्यादा कौन जानता है। ये इनका बेसिकली रवैया है। और अब उसमें ये तो किसी ऐसे कानून को ये, और इसके एक मंतक होगा, इसमें एक मंतक होगा जरूर। आप भी सोचे, अगर जज बैठे हो तो आप कहें कि एक हुकूमत के पास क्योंकि मेजॉरिटी नहीं है, वो ऑर्डिनेंस आ रही है और एक आर्जी 4 महीने का इमरजेंसी की सूरत में बनाए गए कानून में, क्योंकि ये इसको आप कर भी ऐसी सूरत में ऑर्डिनेंस ला सकते हैं कि कोई इमरजेंसी सूरत हो और असेंबली भी ना हो, सेनेट भी ना बैठा हो,
फिर आप ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। तो जज साहबान कह सकते हैं कि ये आप तो धोखा दे रहे हैं पार्लियामान को भी और आईन को भी, कि आरजी कानून से आप 5 साल की कानून साल असेंबली निकाल रहे हैं, जो 5 साल हुकूमत कानून साजी कर सकती है, जबकि ऑर्डिनेंस सिर्फ 4 महीने का है। ठीक है। तो इसमें मैं आपको अर्ज करूंगा मारिया, कि ये असल में बुनियादी बात एतमाद की बात है। इतना सब ठीक है, मान लिया। और एक ऐसा वोटर होना चाहिए, वोटिंग पॉपुलेशन जो धांधली न करने चाहे। नॉर्वे की पॉपुलेशन है, वो धांधली का सोच ही नहीं सकते। लेकिन पॉइंट ये भी तो है ना, यहाँ पर मान लिया कि एतमाद नहीं है क्योंकि वोट ट्रेसेबल नहीं है, नहीं पता चलता किसने किसको वोट दिया। मान लिया इलेक्टोरल वोटिंग पर आप लोगों को एतराज है, लेकिन जो ओवरसीज से वोटिंग का हक छीना जा रहा है, जो इंटरनेट वोटिंग पर जो एतराज उठाया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? ओवरसीज का तो एक और मसला है। वो मसला ये है कि अब इंटरनेट के जरिए, अगर नेट के जरिए वोटिंग करना शुरू करेंगे तो उसकी बहुत फायरवॉल्स और लगानी पड़ेगी। अब वो फायरवॉल्स इतनी लगा के उनकी कोई आप हैकिंग करवा सकते हैं, कोई हैक कर ले। वो अमेरिका के इलेक्शन हैक हुए हैं और हमारा कोई इंडिया में बैठा हुआ हैक कर दे तो बड़ा अच्छे प्रोग्राम, बड़ी इवन डिस्ट्रीब्यूशन से अच्छी नेचुरल जो लगती हो, वो उससे पार्टी अलिफ जीत जाए और बे हार जाए, जबकि बे ने जीतना हो और अलिफ ने हारना था। तो ये कोई आसान मामला नहीं है और हमारे पे एतमाद नहीं किया जा सकता। एतमाद मतलब है, आप देखें कि हम कहते हैं हमारी कोई जायदाद ही नहीं है, ना पाकिस्तान में ना बाहर, और जायदाद के आप हिसाब दे रहे होते हैं। हम हर किस्म की बात कहते हैं जो कि गलत और झूठ होती है। तो इस वजह से ये मुश्किल है दरकार और एक दूसरे पे एतमाद ना करने का ही। लेकिन अगर एतमाद हो तो और वोटर भी ऐसा हो जो धांधली के उसके अंदर से जो आवाज निकलती हो धांधली के खिलाफ हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जी जी, बहुत शुक्रिया इत्तेसाद साहब, आपने प्रोग्राम को अपना टाइम दिया है। जो बात से मुझे नाज़रीन वो यही है कि अपोजिशन को शायद एतमाद नहीं है, इस वजह से वो इस इलेक्टोरल वोटिंग या इंटरनेट वोटिंग के हक में नहीं है। नाज़रीन, हमें ब्रेक का टाइम है। ब्रेक के बाद इसी हवाले से अदील के पास एक ब्रेकिंग है। EVM BVM के हवाले से एक मीटिंग हुई है, उसमें क्या हुआ है, डिटेल्स क्या है, अदील से ब्रेक के बाद हम जानेंगे। हमारे साथ ही रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुकूमत के दरमियान आज एक बैठक हुई जिसमें EVM BVM के हवाले से काफ़ी डिटेल डिस्कशन हुई है। अदील के पास इस हवाले से एक इनसाइट स्टोरी है। अदील, क्या स्टोरी है? देखें जी, ये बैठक एक ऐसे वक्त में हुई जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और हुकूमत के दरमियान एक एतमाद का फुकदान लग रहा था। तो वुज़रा जो हैं वो फवाद चौधरी साहब, बाबर वान साहब, ये अपनी टीम के साथ गए और वहाँ पर EVM के हवाले से जो बात हुई तो ये चीज़ सामने आई कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये डिले कर रही है। यानी ऐसे तासुर ये था कि शायद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो कोई इसमें डिले कर रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसमें जो उनको स्पेक्स दिए गए थे, जो उनको बताया गया था, वो प्रोटोटाइप ही नहीं बना सकी। इन्होंने ये 31 मई तक देना था, ये मामला अब जुलाई तक चला गया है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आज हुकूमत को ये बताया है कि हम टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में हमें कोई मसला नहीं है, हम तो चाहते हैं टेक्नोलॉजी आए, साफ शफाफ इलेक्शन हो, लेकिन
इसके हवाले से चूंकि इसको ऑपरेट हमने करना है, ये नहीं हो सकता कि एक टेक्नोलॉजी आए और बगैर पायलट प्रोजेक्ट के, बगैर तजर्बे के जाकर उसको इंप्लीमेंट कर दिया जाए। ये बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकता है, क्योंकि इससे पहले फिर ये उनको कहा गया, फवाद साहब की जानिब से कहा गया कि जी ये इससे पहले इस्तेमाल होती नहीं है जी, ये तो पायलट प्रोजेक्ट हुआ है। उन्होंने कहा जी ये पायलट प्रोजेक्ट जो था पूरे हल्के में भी नहीं था, ये पायलट प्रोजेक्ट सिर्फ चंद पोलिंग स्टेशंस पे था, और उन चंद पोलिंग स्टेशंस पे इलेक्शन कमीशन की टेक्निकल टीम जो है वो उन्होंने डिप्यूट की हुई थी। तो ये तो 1 लाख पोलिंग स्टेशंस हैं। तो इस पे फिर बाबर वान साहब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को कहा जी आप हमें कोई टाइमलाइन ही दे दें। उन्होंने कहा जी किस चीज की टाइमलाइन दें, मशीन तो बनाई नहीं है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने। अच्छा। आप हमारे पास मशीन बनाकर लेकर आए। अव्वल तो ये मशीन बनानी इलेक्शन कमीशन को चाहिए थी, लेकिन चूंकि जिम्मेदारी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने ले लिया है, अब मशीन बना के लाएंगे, उसके बाद उसका हमने ऑर्डर देना है, प्रोडक्शन ऑर्डर होगा, उसके बाद उसकी तरबियत होगी, उसके बाद लोगों में मैसेज में अवेयरनेस होगी। तो उसके बाद खबरें आ रही थी कि मशीनें बन रही हैं, बन गई हैं, नहीं बनी ना। फिर इंटरनेट वोटिंग के हवाले से मैं ये भी आपको बता दूं कि आज के इजलास में फिर ये कहा गया जी इंटरनेट वोटिंग को ठीक है जी, अभी थोड़ा सा उस पर बाद में बात कर लेंगे, पहले ईवीएम पे बात कर लेते हैं, क्योंकि हुकूमत के पास भी ऐसी इतलात आई हैं कि जो स्पेनिश फर्म इन्होंने शॉर्टलिस्ट की थी उसने अपनी जो रिपोर्ट दी है वो 11 में से 7 पॉइंट्स ऐसे हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे पूरे नहीं उतरते। तो इंटरनेट वोटिंग के हवाले से तो कोई बहुत ज्यादा होप नजर नहीं आई आज के इजलास में, लेकिन ईवीएम के हवाले से आज के इजलास में जो चीज सामने आई है कि इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है जी कहां है मशीन, और वो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कह रही है जी हमें थोड़ा वक्त चाहिए। पहले झूठ बोला जा रहा था दिल। देखिए नहीं, उसमें खान साहब बड़े कमिटेड हैं इस हवाले से कि जी ईवीएम आनी चाहिए। उनके मिनिस्टर जो हैं फवाद चौधरी साहब जो हैं, टेक्नोलॉजी की तरफ फवाद चौधरी साहब जो हैं वो अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में चूंकि रहे नहीं है, अगर मेरा ख्याल में ये होते तो अभी तक इसमें बहुत सारी डेवलपमेंट हो चुकी होती। मसला है आपस की कोऑर्डिनेशन का, मसला ये है कि बयानबाजी ज्यादा हो जाती है और काम जो है वो कम हो जाते हैं। अगर आपके पास इसमें वक्त है तो मैंने चूंकि प्रोग्राम के शुरू में ही कहा था एफएटीएफ के हवाले से, तो मैं मुख्तसरन सा आपको बता देता हूं कि एफएटीएफ के हवाले से ऐसी कोई ज्यादा होपफुल होने की जरूरत नहीं है, कोई बहुत बड़ी कोई एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो नहीं है। ग्रे लिस्ट से निकलने के हवाले से ब्लैक लिस्ट में हम नहीं जाएंगे, लेकिन ये खबर जो थी, असल खबर जो थी कि उसमें मसला क्या हुआ, 2 पॉइंट्स पे जाकर जो एतराज लगा के वापस भिजवा दिया है एफएटीएफ ने, एशिया पैसिफिक ग्रुप ने 2 पॉइंट्स पे एतराज लगाकर वापस भिजवा दिया है। जो अपोजिशन कह रही थी जी नहीं ये इसको इस अंदाज में करें, हुकूमत को मानना पड़ा, टाइम चूंकि कम था। उसमें एक तो जो सेंट्रल अथॉरिटी का मामला था उसमें एतराज लगाकर भिजवा दिया है, उन्होंने सूबों की नुमाइंदगी डलवा दी थी, और उसके बाद जो एक्यूज को नोटिस देने वाला मामला था, चूंकि वक्त की किल्लत है तो ये वो 2 मामलात हैं जिस पे अब ये दोबारा म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का कानून इसमें तरमीम करनी पड़ेगी और दोबारा एफएटीएफ को इस पे डिटेल पे भी डिस्कशन इंशाल्लाह कल के अपने प्रोग्राम में। नाज़रीन इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।